जितेंद्र सोलंकी भी एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आम आदमी पर मार जरूर है, क्योंकि फिर जो उसके सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उनमें वो इन्वेस्ट ही क्यों करेगा? क्यों सेविंग की स्कीम पर जाएगा, पैसा लगाएगा अपना? देखिए, कहीं ना कहीं जब ये सेविंग रेट को डीरेगुलेट किया गया था तो उस वक्त ये हो गया था कि सरकार हर साल जो है ये ब्याज दरें डिक्लेयर करेगी। तो हाँ, इससे जो है आम आदमी को एक बड़ा झटका ज़रूर लगता है, क्योंकि अगर हम इंडियन सेविंग रेट देखें तो बहुत सारा जो आम आदमी का पैसा है वो इन्हीं सेविंग स्कीम में आता है। लेकिन ये इस तरफ भी इशारा करते हैं कि आज की सिनेरियो में आम आदमी को हर साल या हर तरफ से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, और कोई भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है ये उसको हर मापदंड से नापने के बाद ही उसको निवेश करने का सोचना होगा। जी जितेंद्र, ये बताइए कि ऑप्शंस फिर क्या बचते हैं आम आदमी के पास? अगर किसी को अपना पैसा सेव करना है, तमाम तरीके की स्कीम्स तो है मार्केट में, लेकिन उन पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अब ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऑप्शन जो अल्टरनेटिव्स हैं अगर, तो उनमें वो वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट ही हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड की तरफ निवेशक जा सकते हैं जो खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। उसमें टैक्स एफिशिएंसी भी रहती है। और अगर हम कंपैरिजन करें सेविंग स्कीम्स में, कुछ सेविंग स्कीम में जैसे पीपीएफ में हालांकि इंटरेस्ट रेट वगैरह टैक्स फ्री रहता है, लेकिन कुछ सेविंग स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है। तो मेरे हिसाब से आम आदमी को डेट म्यूचुअल फंड की तरफ अब जाना पड़ेगा, जिससे कि बेहतर रिटर्न कमाया जा सके और पोस्ट टैक्सेशन एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और ये सेविंग स्कीम जब सरकार ने अभी घटाई है, ये आने वाले समय में इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। सो जैसे पीपीएफ जैसी स्कीम 15 साल की स्कीम है, तो आप फिक्स नहीं रह सकते कि आपको कितना मिलेगा। तो आपको एक एवरेज औसत जो रिटर्न है वो लेके चलना पड़ेगा, और फिर आपको ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे बाजार में। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और दीपक उपाध्याय हमारे संवाददाता भी न्यूज रूम से लगातार बने हुए। दीपक, ये बताइए, एकदम से लिया गया फैसला है सरकार की तरफ से, तो इसके पीछे क्या वजह देखी जा सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लिक्विडिटी एक बड़ा इशू कंसर्न है अभी मार्केट में, क्योंकि लिक्विडिटी की कुछ कमी कई बार महसूस की जाती है। और फिलहाल जो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब मार्केट में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसको तो सरकार चाह रही है कि हो, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो पैसे की कमी बाजार में महसूस की जा रही है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि दीपक आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, जहां लिक्विडिटी की बात आई है कि लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम सरकार का हो सकता है, क्या इसकी भरपाई कहीं और से नहीं की जा सकती थी? और भी तो कोई ऑल्टरनेट होगा सरकार के पास? देखिए, सरकार के पास क्या ऑल्टरनेट हैं, और वेदर वो दूसरे ऑल्टरनेट क्या पूरी तरह से इस वक्त जो है सक्षम है, ये जो डिसीजन होता है ये उन सबको देख के ही लिया जाता है। और इस बार बजट में भी, जैसे उससे पहले भी जो है सरकार ने कुछ स्कीमों में इंटरेस्ट रेट घटाए थे, और इस बार भी इंटरेस्ट रेट घटाए हैं। तो ये जो डिसीजन है ये सरकार ने सब पहलुओं पर देख के या सब ऑप्शंस को देखकर ही लिया होगा। और कहीं ना कहीं जो मैं समझता हूँ ये है कि सरकार इस तरफ इशारा कर रही है कि आप जो है फिक्स रिटर्न की जो स्कीम है उनमें आप फिक्स रिटर्न की उम्मीद आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको अपनी प्लानिंग जो है आपको अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको और ऑप्शन भी आपको देखने होंगे स्मॉल सेविंग स्कीम के अलावा। तो आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से मार पड़ी है। जी हां, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, और अगर आप भी इस पर अपनी राय देना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप सरकार के इस बड़े फैसले पर? एकदम जो ये फैसला लिया गया, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दीपक, आपसे जाना चाहेंगे, चूंकि एकदम से लिया गया फैसला है, आम आदमी पर मार पड़ी है, हम और क्या ऑल्टरनेट हो सकते थे इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का ये जो फैक्टर आ जाता है तो जाहिर है बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है इसका। जाहिर है जो एक्सपर्ट हमारे साथ बने उनका भी यही कहना है कि और भी विचार ऑल्टरनेट पर, और भी ऐसे जरिए थे जिन पर विचार किया जा सकता था। देखिए, जब भी सरकार कोई इस तरह का डिसीजन लेती है तो उससे पहले सारे जितने भी अल्टरनेट है उन पर बात होती है। उसमें यह भी देखा जाता है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या चल रहा है, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम लिक्विडिटी में कन्वर्ट करें तो उसका क्या इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है। और फिलहाल जो आप मार्केट की स्थिति देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो इकोनॉमी के लिए कंसर्न ये है
कि उसको इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है। और उसकी वजह बेसिकली यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंकों की तरफ कम और अदर सेविंग स्कीम्स में ज़्यादा है। अगर इन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं इनको वापस बैंकों और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ना है तो आपको ये करना होगा कि शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है उनके इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा। अगर ये जो पैसा, जो शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम्स का पैसा लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम में कन्वर्ट हो जाता है तो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो एनबीएफसी है, बैंक्स है या अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा जो बड़े प्रोजेक्ट है उनको रीफाइनेंस करने के लिए या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाने के लिए। तो ये कदम को ऐसे भी देखा जाना चाहिए, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत ही नहीं देखा जाना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने किया है। क्योंकि जो बैंक्स के एनपीए हैं वो आपके सामने है, बिल्कुल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो एनबीएफसीज या अदर इंस्ट्रूमेंट है जो रीफाइनेंस करते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट को, बड़े प्रोजेक्ट्स को, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए जरूरी था कि जो लिक्विडिटी है उसको उस तरफ मोड़ा जाए। तो इस कदम को एक ऐसे भी देखा जाना चाहिए। जी दीपक, बने रहिए हमारे साथ।